अस्सलामुअलैकुम। अज़ीज़ तलबा, रहबर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप तमाम का इस्तकबाल है। मैं खान मीना आपके सामने साइंस 2 का सबक नंबर 1 तवारुस और इत्तेका लेकर हाजिर हूँ। प्यारे बच्चों, आज इस सबक को मैंने 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। इस सबक में हम पढ़ेंगे तवारुस और तवारुसी तब्दीलियों के बारे में, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन के बारे में। प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि इंसान के जो जानदारों की खुसूसियत होती है वो नस्ल दर नस्ल क्या होती है, मुंतकिल होती है। तो सवाल ये पैदा होता है, ये नस्ल दर नस्ल किस तरह मुंतकिल होती है। और आपने ये भी देखा है कि बच्चे जो होते हैं अपने वालिदैन की मुशाबियत रखते हैं। तो ये मुशाबियत कहाँ से आती है, ये किस वजह से मुशाबियत होती है, ये आज हम इस सबक में पढ़ेंगे। इस सबक में कुल 8 टॉपिक हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। आज हम शुरू के 2 टॉपिक कवर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, सबक शुरू करने से पहले थोड़ा 8वीं जमात और 9वीं जमात में जो हमने साइंस में जिंदगी की बुनियादी इकाई के बारे में पढ़ा है उस तरफ चलते हैं। ये देखिए आपकी जो स्क्रीन पे जो टेबल दिया हुआ है, ये टेबल पर कुछ अहम साइंसदानों के बारे में बताया गया है। ये जो साइंसदान हैं, इन्होंने तवारुसी साइंस और इल्म जीनियात को बहुत ही समझाने में बहुत ही अहम किरदार अदा किया। सबसे पहले जो साइंसदान हैं, ये है ग्रीक जोहान्स मेंडल। इन्हें बच्चों हम जदीद जीनियात का बानी भी कहते हैं और इन्होंने 1886 में अपने तहकीकात और तजुर्बात की मदद से जीनियात की वजाहत की थी। दूसरे साइंसदान जो है हीवीगोडी रूस 1901। बच्चों, इन्होंने बुनियादी नज़रियात में होने वाली जो तब्दीली थी, जिसे हम कहते हैं अचानक होने वाली तब्दीली, इसको समझने में मदद की थी। और साथ ही साथ इन्होंने क्रोमोसोम को जोड़ियों की शक्ल में भी देखा था, लेकिन उस वक्त तक किसी को पता नहीं था कि क्रोमोसोम जो होता है वो जीनियाती मादों को आगे ले जाता है। 1902 में वॉल्टर स्टर्न, इन्होंने क्रोमोसोम को जोड़ियों की शक्ल में देखा था। नाकतोड़ा के खलियात में क्रोमोसोम को जोड़ियों की शक्ल में देखा था। ये बेटा सवाल खानापुरी में पूछा जा सकता है कि पहली मर्तबा किस जानदार में क्रोमोसोम को जोड़ियों की शक्ल में देखा गया, तो आपका जवाब क्या आएगा, नाकतोड़ा आएगा। उसके बाद 1944 में ओसाल्डी यूरी, मिक्लॉन मिकॉर्ती और क्लाइन मिक्लॉइड, इन्होंने बताया था बच्चों कि वायरस के सिवा तमाम जरासीम में डीएनए ही विरासती वसीला है। विरासती वसीला मतलब जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो रही है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ये काम कौन कर रहा है, डीएनए। लेकिन वायरस में ऐसा नहीं है। वायरस के अलावा तमाम जरासीम में डीएनए ही विरासती वसीला है। 1961 में फ्रैंकोइस जेकब और जेकब मोनाडान, ये फ्रांस से इनका ताल्लुक था। इन्होंने प्रोटीन की तालीफ के अमल का नमूना पेश किया था और इनकी वजह से जो जीनियात है, जीनियात को समझने में बहुत मदद मिली थी। तो बेटा ये जो इल्म इससे क्या फायदा हुआ, इससे जो जीनियाती नकाइस थे, जो नस्ल दर नस्ल नुक्स चले आ रहे थे, बीमारियां चली आ रही थी, उनकी तशखीस हुई, यानी उनकी पहचान की गई। साथ ही साथ उनकी रोकथाम के लिए इकदाम किए गए और उनके लिए इलाज ढूंढे गए। फिर आपने 9th में और 8वीं में मखलूतुल नस्ल जानवरों के बारे में पढ़ा है। मखलूतुल नस्ल जानवर तैयार करने में भी इल्म जीनियात ने बहुत अहम किरदार अदा किया और खुर्दबीनी जानदारों का इस्तेमाल सनतों में, ये आप अपने साइंस 2 के 7वें चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरह खुर्दबीनी जानदारों का इस्तेमाल किया गया। तो ये तमाम साइंसदानों ने मिलकर इल्म जीनियात में एक अहम किरदार अदा किया। चलिए अब हम चलते हैं कि किस तरह से जो जीनियाती मटेरियल है, जो जीनियाती इंफॉर्मेशन है, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, वो नस्ल दर नस्ल ट्रांसफ़र हो रही है। आपने 8वीं में खलिया जिस्म के अंदरूनी आज़ा के बारे में अपने एक सबक में पढ़ा था। खलिया जो है उसे जिंदगी की हम बुनियादी इकाई कहते हैं। और बेटा सेल के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस, जिसे हम कहते हैं मरकज़ा, ये भी आपने 8वीं जमात में पढ़ चुके हैं। और मरकज़े के अंदर पाया जाता है क्रोमोसोम। याद करिए 9th में आपने पढ़ा है क्रोमोसोम के बारे में डिटेल में। क्रोमोसोम क्या करता है बेटा, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, कुछ इस तरह से क्रोमोसोम की साख्त होती है। और क्रोमोसोम किससे मिलके बना होता है बच्चों, क्रोमोसोम मिलके बना होता है डीएनए से। और ये जो विरासती खुसूसियत को लेके जाता है, ये कौन लेके जाता है बच्चों, क्रोमोसोम ही लेकर जाता है विरासती खुसूसियत को।
नस्ल दर नस्ल ट्रांसफर करने का काम किसका है? क्रोमोसोम का। अब इंसानों में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? 46 क्रोमोसोम, जिसे हम कह सकते हैं 23 जोड़ी। 46 क्रोमोसोम, 23 जोड़ी क्रोमोसोम। क्रोमोसोम किससे मिलके बने होते हैं? डीएनए से मिलके बने होते हैं। अब अगर आप बच्चों क्रोमोसोम को खोलेंगे, मिसाल के तौर पे आप एक धागा धागा जो होता है, धागे की रील लीजिए। धागे की रील में जिस तरह धागा टाइटली लपेटा होता है, इसी तरह क्रोमोसोम में डीएनए भी लपेटा होता है एकदम टाइटली। और जब हम क्रोमोसोम को खोलेंगे तो हमें उसमें से क्या हासिल होगा? डीएनए हासिल होगा। और बच्चों डीएनए का जो एक साल में, ये आपको दिख रहा है डीएनए, डीएनए के एक साल में को हम क्या कहेंगे? डीएनए के साल में को हम कहेंगे जीन। और जीन ही वो चीज है जो क्या कर रहा है? विरासती खुसूसियत नस्ल दर नस्ल पहुंचा रहा है। जीन क्या करता है? खलिए की साख और जिस्म की साख के अफाल पर काबू रखता है। और तवारुसी खुसूसियत क्या करता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन वालदेन से औलाद में मुंतकिल करता है। ये चीज आपको समझी। अब ये अमल होता किस तरह से? ये जीन क्योंकि मरकज में पाया जाता है, तो जीन तो खुद नहीं करता है, जीन किसी के जरिए काम करवाता है। तो ये काम किस तरह से होता है वो हम देखेंगे अभी। तो बेटा सबसे पहले हम एक तारीफ पढ़ेंगे कि तवारुस कहते किसे हैं। अभी हमने यहाँ पर देखा कि नस्ल की हयाती खुसूसियत जीन के जरिए दूसरी नस्ल में क्या हो रही है? मुंतकिल हो रही है। नस्ल की हयाती खुसूसियत जीन के जरिए दूसरी नस्ल में मुंतकिल हो रही है। इस अमल को हम क्या कह रहे हैं? तवारुस कह रहे हैं। तो तवारुस की तारीफ पूछी जाए तो आप ये तारीफ तवारुस की लिखेंगे। अब यहाँ देखिए बच्चों, ये आपको एक फैमिली दिख रही है, इसमें माँ बाप है, उनके दो बच्चे। आप देख सकते हो कि माँ बाप की जो कुछ मुशाबिहत है बच्चों में है, ये आपने भी देखा होगा कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो क्या कहा जाता है? अरे इसकी आंखें देखो अब्बू के जैसे, ददियाल में पड़ा है, ननियाल में पड़ा है। खूबी ढूंढी जाती है कि इसकी खूबी किसके अंदर पाई गई है। तो बेटा ये किसकी वजह से होता है? ये विरासती खुसूसियत की वजह से होता है, जो नस्ल दर नस्ल क्या होती है? मुंतकिल होती है। तो डीएनए में मौजूद जीन क्या करता है? न्यूक्लियोटाइड और आरएनए की मदद से खलिए के अफाल में हिस्सा लेता है और ये जिस्मानी बनावट और उसके अफाल पर काबू रखते हैं। और जरूरत के मुताबिक ये क्या करते हैं? वक्फन तवक्फन मुनासिब प्रोटीन तैयार करते हैं। जीन क्या करते हैं? मुनासिब प्रोटीन तैयार करते हैं। और तवारुसी खुसूसियत वालदेन से क्या करते हैं? औलाद में मुंतकिल करते हैं। ये आपको चीज समझ में आई। तो बेटा तवारुसी खुसूसियत वालदेन से औलाद में किस तरह मुंतकिल होती है? जरा यहाँ देखिए, ये आपको स्क्रीन पे एक फिगर आई है, ये डीएनए है। बच्चों डीएनए से क्या बनता है? आरएनए बनता है। और आरएनए की मदद से डीएनए क्या तैयार करता है? प्रोटीन तैयार करता है। क्या तैयार करता है? प्रोटीन। इसी को हम कहते हैं सेंट्रल डोग्मा। डीएनए आरएनए की मदद से प्रोटीन तैयार करता है, इसको सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। ये चीज समझ में आई आपको? अगर सेंट्रल डोग्मा की तारीफ है, बहुत आसान है कि डीएनए आरएनए की मदद से प्रोटीन तैयार करता है, इसको सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। चलिए अब ये अमल किस तरह से हो रहा है, ये प्रोटीन की तैयारी किस तरह से हो रही है, हमें इस टॉपिक पे इस सबक में यही पढ़ना है। तो हम उसकी तरह बढ़ते हैं कि ये प्रोटीन जो तैयार हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है, उसमें कौन कौन से हिस्से हैं। सबसे पहले बच्चों डीएनए की तरफ हम बढ़ते हैं। आपने 9th में पढ़ा था डीएनए के बारे में कि डीएनए जो है ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, जिसे हम दोहरा मरगुला कहते हैं। आपने 9th में इसके बारे में पढ़ा है। अब अगर मैं ये डीएनए को क्या करूँ, इसके दोनों बाजू जो 5 स्ट्रैंड और 3 स्ट्रैंड है, इसको सीधा कर दूं तो देखिए वो सीढ़ी की तरह, लैडर की तरह इस तरह से दिखेगा। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये जो दिख रहा है बच्चों आपको बीच में सीढ़ी पे जो चढ़ने वाले हिस्सा है, ये जो होता है नाइट्रोजनी मादे होते हैं। तो डीएनए के कुछ हिस्से होते हैं जिसमें सबसे अहम हिस्सा है सबसे पहले पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर यहाँ पे अटैच होता है एस फॉर शुगर। पेंटोज पेंटा यानी 5, तो आप यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4 5, ये 5 फिगर की वो बनी हुई है, 5 साइडेड फिगर है। उसके बाद सेकेंड जो अहम हिस्सा है फॉस्फेट, जिसे हम कहते हैं फॉस्फोरिक तेजाब। बेटा फॉस्फेट जो होता है वो पेंटोज शुगर से अटैच होता है। किससे अटैच होता है? पेंटोज शुगर से अटैच होता है। उसके बाद तीसरा और अहम हिस्सा नाइट्रोजनी मादे। नाइट्रोजनी मादे जो होते हैं वो 4 किस्म के होते हैं जिसके नाम दर्ज झेल है। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। बच्चों एडेनिन और गुआनिन साथ में मिलके बनाते हैं प्यूरिन और साइटोसिन और थाइमिन साथ में मिलके बनाते हैं पिरामिडिन।
अब आप यहाँ स्क्रीन पे देखिए, मैंने एडेनिन और थाइमिन को रेड कलर से किया है। क्यों? क्योंकि बेटा एडेनिन की जोड़ी जो होगी वो किसके साथ बनेगी? थाइमिन। यानी जब जब जहाँ पर नाइट्रोजनी मादे में जहाँ पर ए आएगा, मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ ए लिख ली, तो ए के सामने क्या आ जाएगा? थाइमिन, टी आएगा। और अगर मैंने जी लिख ली या सी लिख ली, तो सी के सामने क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर सपोज यहाँ मैं सी के नीचे टी लिख रही हूँ, तो टी के सामने क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। डीएनए में क्या होता है? एडेनिन की जोड़ी बनती है थाइमिन के साथ और गुआनिन की जोड़ी बनती है साइटोसिन के साथ। ये चीज समझ में आई। अब इसके बाद प्रोटीन की तारीफ में एक अहम किरदार अदा करने का काम किसका है? आरएनए। तो आरएनए की तीनों अकसाम, या आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। आरएनए की 3 किस्में होती हैं। पहला होता है mRNA, मैसेंजर आरएनए, जिसे हम कहते हैं ये मैसेज पहुंचाता है। दूसरा होता है ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए जिसे कहते हैं, जो अमाइनो एसिड को सीक्वेंस में लगाता है। और तीसरा होता है राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए कहाँ पाए जाते हैं बेटा? ये दरु माया के जाल में, जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, वहां पाए जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि ये किस तरह से काम होता है। सबसे पहली स्टेप है प्रोटीन की तैयारी में, सबसे पहली स्टेप है ट्रांसक्रिप्शन। बच्चों ये आपको दिख रहा है, ये जो था डीएनए, जो सीढ़ी नुमा डीएनए था, मैंने क्या किया है? इसके दोनों धागे को खोल दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो नाइट्रोजनी मादे हैं, नाइट्रोजन बेस है, ये यहाँ पे अटैच है। तो अब मैं 2 धागों में से क्या करूंगी? सिर्फ एक धागे को लेती हूँ। क्या कर रही हूँ? सिर्फ एक धागे को। मैंने क्या किया? जो नीचे वाला पोर्शन है, सिर्फ नीचे वाले धागे को लिया है, नीचे वाले नाइट्रोजनी मादों को लिया है। अब देखिए यहाँ पर कौन आएगा? ये जो अमल हो रहा है, ये अमल मरकजे में हो रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चों डीएनए जो है मरकजे में पाया जाता है। और हमने पढ़ा था कि डीएनए मरकजे में पाया जाता है, और डीएनए के सालने को क्या कहते हैं? जीन। तो ये जो जीन है, ये मरकजे से बाहर नहीं जा सकता, अपना पैगाम मरकजे के बाहर नहीं ले जा सकता। तो ये क्या करेगा? एमआरएनए को बुलाएगा। और एमआरएनए मैसेंजर का काम क्या होता है बच्चों? पैगाम पहुंचाना। तो मैसेंजर आरएनए के जरिए वो जो पैगाम है वो मरकजे के बाहर भेजेगा। तो अब मैसेंजर आरएनए यहाँ पर आ जाएगा, इसके साथ अटैच होगा। अभी हमने देखा था टी के साथ जोड़ी हो जाएगी। टी के साथ क्या बेस पेयरिंग होगी? किसकी तकमील होगी? ए के जी के साथ सी की, सी के साथ जी की, टी के साथ ए के साथ यू। अब आप बोलोगे टीचर आपने तो बोले थे ए के साथ टी, बट ए के साथ यू क्यों आया? बेटा ए के साथ जो टी था वो किस में था? डीएनए में। पर ये क्या है? आरएनए। आरएनए में क्या होता है? ए की जोड़ी यू के साथ बनती है। यानी थाइमिन के बदले क्या होता है? यूरासिल। आरएनए में थाइमिन नहीं होता, थाइमिन के बदले क्या होता है? यूरासिल। ये बात आप याद रखिएगा। फिर बेटा बच्चों जी है गुआनिन, फिर सी का जी, फिर ए आया, देखिए ए का यू, टी का ए, सी का जी, टी का ए, और ए का वापस से क्या बनेगा? यू, और जी का क्या बनेगा? सी बनेगा। तो बच्चों ये एमआरएनए क्या हो गया? तैयार हो गया। जरा देखिए यहाँ पर ए सी जी ए यू सी जी, यू ए जी ए यू सी, ये बच्चों आपका एमआरएनए क्या हो गया? तैयार हो गया है। इसी अमल को हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इसी अमल को हम क्या कह रहे हैं? ट्रांसक्रिप्शन। अब बच्चों याद रखो, ये अमल मरकजे के अंदर हो रहा है, मरकजे के अंदर हो रहा है। तो अब हम ट्रांसक्रिप्शन की तारीफ किस तरह लिखेंगे कि डीएनए के 2 धागों में से एक धागे में मौजूद न्यूक्लियोटाइड आरएनए पे मौजूद न्यूक्लियोटाइड के साथ तकमील करते हैं। तो यहाँ देखिए हमने तकमील भी। नेक्स्ट, इस तरतीब में एमआरएनए में थाइमिन के बजाय क्या होता है? यूरासिल होता है। देखिए बेटा यूरासिल यू आपको दिख रहा है यहाँ पर। आरएनए तैयार करने के इस अमल को हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। यानी यहाँ पर हमारा ट्रांसक्रिप्शन क्या हो गया? हो चुका है। ट्रांसक्रिप्शन मरकजे में हो गया है। आई होप आपको ट्रांसक्रिप्शन समझ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। अब ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन तो यहाँ पर आपका हो गया। अब जो मरकजा है, ये जो मरकजा होता है बेटा, मरकजे में बहुत सारे पोर होते हैं जो कि मैंने यहाँ नहीं दिखाए हैं। तो इसमें से क्या होता है? ये जो एमआरएनए ना वो बाहर आ जाता है। और ये देखिए आपका ये जो खलिया है, खलिए के बाहर, मरकजे के बाहर क्या पाया जाता है? मरकजे के बाहर खलिया माया, जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ये क्या होता है? खलिया माया में आ जाता है। और आते वक्त ये क्या करता है? वो जो कोडॉन था मैसेंजर आरएनए का, वो कोडॉन लेकर आता है। वो क्या करता है? पैगाम, जो इशारती पैगाम है वो डीएनए से लेकर आता है।
मैंने आपको पहले ही बताया कि डीएनए नहीं आ सकता है, वो जीन जो है बाहर नहीं आ सकता है, तो वो क्या कर रहे हैं, एमआरएनए के ज़रिए पैगाम पहुँचा रहे हैं। अब इस पैगाम में अमीनो एसिड के लिए क्या होता है बच्चों, कोड होता है। अमीनो एसिड के लिए क्या होता है, कोड होता है। और हर अमीनो एसिड का कोड 3 न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल होता है, जिसे हम क्या क्या कहते हैं, कोडॉन कहते हैं। चलिए यहाँ देखिए जरा, आपका ये आपका एमआरएनए। अब बच्चों देखो CGA, ये क्या हो गया, 3 न्यूक्लियोटाइड हो गए। क्या हो गया, 3 न्यूक्लियोटाइड, तो इसे हम क्या कहेंगे, कोडॉन कहेंगे। UCG, 3 न्यूक्लियोटाइड। देखिए सब 3-3 न्यूक्लियोटाइड हो गए, तो इसे हम क्या कहेंगे, कोडॉन कहेंगे। क्योंकि ये 3 है इसलिए हम ट्रिपलेट कोडॉन कहते हैं। तो एक कोडॉन से मिलके क्या तैयार होता है, अमीनो एसिड तैयार होता है। एक कोडॉन से मिलके क्या तैयार होता है, अमीनो एसिड तैयार होता है। ये चीज आपको समझ में आई। तो एक सवाल इसमें आता है कि भारत के डैश डॉक्टर ने तमाम 20 अमीनो एसिड की दरियाफ्त की, अमीनो एसिड के लिए कोडॉन दरियाफ्त की। तो उसमें आता है भारत के डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने तमाम 20 अमीनो एसिड की दरियाफ्त की, और उन्हें 1968 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था उसके लिए। चलिए अब तो कोडॉन हो गया। अब कोडॉन जो मिला है बच्चों, कोड है आपके पास, एक कोड आया, तो कोड को डिकोड भी तो करना पड़ेगा। आपने देखा है ना, इसमें जो सस्पेंस वाले या सीआईडी जैसे कुछ होते हैं, उसमें एक इशारती पैगाम कोड हो रहा है, तो कोड को डिकोड करने के लिए भी कोई मैसेज होता है। तो अब ये कोड को डिकोड किस तरह किया जाएगा, देखिए बच्चों, यहाँ पर ये जो आपका मरकजा है, मरकजे के बाहर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम कहते हैं दरो माया का जाल। अब आप देख सकते हैं इसमें उभरा उभरा सर्कुलर सर्कुलर मादा है। ये जो सर्कुलर है ये है बेटा राइबोसोम। ये क्या है, राइबोसोम है, और ये आरएनए से बनता है। अब वो जो एमआरएनए वहां तैयार हुआ था, वो एमआरएनए आके क्या होगा, यहाँ पर अटैच हो जाएगा, और ये आपको दिख रहा है, ये जो है ये टीआरएनए तैयार हो गया। क्या तैयार हो गया, टीआरएनए। बच्चों एमआरएनए पे कोड है, और टीआरएनए के नीचे आप देख सकते हैं यूएजी, इसे हम कहेंगे एंटीकोडॉन। क्या कहेंगे, एंटीकोडॉन। यहाँ कोडॉन है और यहाँ पे एंटीकोडॉन। तो टीआरएनए क्या करेगा, टीआरएनए कोड के हिसाब से एंटीकोडॉन लाएगा। यहाँ देखिए ए है तो ए के ऊपर यू है तो यू के ऊपर ए, और सी है तो सी के ऊपर जी। और ये जो है ये बच्चों अमाइनो एसिड है। ये अमाइनो एसिड क्या होता है, खुले माया में बिखरा पड़ा होता है, साइटोप्लाज्म में बिखरा पड़ा होता है। तो जो टीआरएनए है उस अमाइनो एसिड को साथ में लेकर आता है। अब बच्चों राइबोसोम, जो राइबोसोम है इसे हम कहते हैं प्रोटीन की दरू माया का जाल, जहाँ पे राइबोसोम पाया जाता है उसे हम कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन का नकलो हमल होता है, प्रोटीन की तैयारी होती है। तो अब ये टीआरएनए क्या कर रहा है, टीआरएनए एंटीकोडॉन लेके आ रहा है, इसको हम कहेंगे कोडॉन। और टीआरएनए ने जो पैगाम लेकर आया उसे हम क्या कहेंगे, एंटीकोडॉन। यानी टीआरएनए एमआरएनए के पैगाम को कोड कर रहा है, ये हो गया एंटीकोडॉन। तो इस अमल को हम क्या कहते हैं, इस अमल को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। एमआरएनए हजारों कोडॉन से बना होता है, ये अभी हमने आपको बताया। और कोड के मुताबिक अमीनो एसिड फराहम करने का काम कौन करता है, टीआरएनए करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोड के मुताबिक अमीनो एसिड टीआरएनए लेकर आया। एमआरएनए पे मौजूद कोडॉन का एंटीकोडॉन टीआरएनए पर होता है। यहाँ आपने देखा ए का एंटीकोडॉन यू, यू का ए और सी का जी। इस अमल को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। इस अमल को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। उम्मीद है आपको ट्रांसलेशन का भी टॉपिक अच्छे से समझ गया होगा। अब ट्रांसलेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप और लास्ट जो होता है हमारा होता है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या होता है बच्चों, हमने देखा था कि जो एमआरएनए है वो राइबोसोम से अटैच हो गया, ये हमें पता था। और उसके साथ कौन आ गया था, टीआरएनए आ गए थे। तो अब जरा यहाँ देखिए टीआरएनए अपने साथ क्या लेकर आए थे, अमीनो एसिड भी लाए थे। अब यहाँ देखिए टीआरएनए और अमीनो एसिड क्या हो गए, यहाँ पर अटैच हो गए हैं इसके साथ। अब क्या होगा, ये देख रहे हैं आप 1 2 3। तो बेटा जो राइबोसोम अटैच होगा वो 3 यानी 3 न्यूक्लियोटाइड से अटैच होगा। किससे अटैच होगा, 3 न्यूक्लियोटाइड से। क्यों, क्योंकि टीआरएनए के पास भी 3 ही एंटीकोडॉन है, तो वो 3 न्यूक्लियोटाइड पे अटैच हुआ और एक टीआरएनए एक अमीनो एसिड का सीक्वेंस लाया। अब यहाँ पर ये पैगाम एक अमीनो एसिड हो गया। अब क्या होगा बेटा, आपका जो राइबोसोम है वो आगे खसक जाएगा। देखिए वापस से आगे कितने इस पे खसक रहा है बच्चों, यहाँ जरा देखिए 3 कोडॉन के आगे खसका है। पहले 3 पे था, दूसरा 3 पर। और ये जो अमीनो एसिड बना था पहले कोडॉन पर था, वो क्या होगा, वो पेप्टाइड बंदिश के जरिए
दूसरे अमीनो एसिड से जुड़ जाएगा। आप जरा देख सकते हैं यहाँ पर दूसरे अमीनो एसिड से वो, ये जो आपको ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है इसे हम कहेंगे पेप्टाइड बंदिश कहेंगे। क्या कहेंगे? पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बंदिश। ये पेप्टाइड बंदिश से जुड़ गया। अब जरा यहाँ देखिए बेटा, यू का एंटीकोडॉन ए, सी का एंटीकोडॉन जी, जी का एंटीकोडॉन सी। अब यहाँ पर वापस से क्या होगा, ये टीआरएनए हट जाएगा और राइबोसोम आगे खसक जाएगा 3 कोडॉन के पास, 3 न्यूक्लियोटाइड बेस के पास। देखिए ये आगे खसक गया। अब नया टीआरएनए आएगा। वापस से देखिए एक पेप्टाइड बंदिश से तीसरे वाले जो अमाइनो एसिड से वो क्या हो गया, जुड़ गया। देखिए यू का एंटीकोडॉन ए का एंटीकोडॉन यू और जी का एंटीकोडॉन सी। अब इस तरह से ये वापस से आगे जाएगा और टीआरएनए हट जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वापस से टीआरएनए एक नया अमाइनो एसिड लाएगा और ये वापस से क्या हो गया, जो पेप्टाइड बंदिश थी, पेप्टाइड बॉन्ड उससे क्या हो गया, ये जुड़ गए। तो ए के साथ क्या आ गया बच्चों, यू, यू के साथ आ गया ए और सी के साथ आ गया जी। अब इस तरह से ये जो बंदिश है, ये जो अमाइनो एसिड जुड़े हैं, ये अमाइनो एसिड जुड़ के क्या तैयार करेंगे बच्चों, तैयार करेंगे प्रोटीन तैयार करेंगे। क्या तैयार करेंगे? प्रोटीन। और ये ही इसी अमल को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन। आई बात समझ में आपको कि ट्रांसलोकेशन किस तरह से हो रहा है? चलिए अभी हम देखते हैं ट्रांसलोकेशन की तारीफ। टीआरएनए के जरिए लाए हुए अमाइनो एसिड की पेप्टाइड बंदिश से जंजीर तैयार करने का काम किसका होता है? आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए। इस दरमियान राइबोसोम एमआरएनए के एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक एक ट्रिपलेट कोडॉन, मैंने बताया था ना, एक एक ट्रिपलेट कोडॉन के फासले से क्या हो रहा है, सरक रहा है। इस अमल को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ये चीज आपको समझ में आई बच्चों? इस अमल को क्या कहा जा रहा है? ट्रांसलोकेशन कहा जा रहा है। अब क्या हुआ बच्चों, हमने वहां पे देखा था एक प्रोटीन तैयार हुआ, तो ऐसे बेशुमार प्रोटीन तैयार होते हैं। देखिए ये 1 2 3 4 और बेशुमार प्रोटीन जब तैयार होकर मिक्स होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? पेचीदा प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? पेचीदा प्रोटीन। ऐसी बेशुमार जंजीरों के एक साथ आने पर पेचीदा प्रोटीन तैयार होते हैं और यही प्रोटीन के सालमात जानदारों की शक्ल को तय करते हैं और मुख्तलिफ अफआल अंजाम देते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये चीज आपको यहाँ समझ में आ गई होगी। अब आज का लास्ट जो टॉपिक है वो है म्यूटेशन, नूई तबद्दुल। बेटा म्यूटेशन किसे कहते हैं? अभी हमने देखा था एक बुनियादी तरतीब, जो पीछे हमने देखा था, ये अमाइनो एसिड, सॉरी न्यूक्लियोटाइड का ये जो सीक्वेंस है TAACTGCAGGT। बच्चों ये जो है, यहाँ पे आपको मालूम है जानदारों में क्या होती है खुसूसियत, कि जीन की वजह से वो अपने जैसे जानदार पैदा करते हैं और ये अमाइनो एसिड के जरिए क्या होता है, वो अपने वालिदैन के जैसे ही प्रोटीन तैयार करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, ये जो बुनियादी तरतीब है इसके बदले न्यूक्लियोटाइड क्या हो गया है, गलती से अपनी जगह बदल गया है। जरा यहाँ देखिए, कभी कभी जीन बिल्कुल वालिदैन की तरह अमाइनो एसिड तैयार नहीं करते, कभी न्यूक्लियोटाइड कोई न्यूक्लियोटाइड कभी कभी गलती से जगह बदल देता है। जरा यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पे आपको देखिए थोड़ा सी के बाजू में ऊपर क्या था बुनियादी तरतीब में टी, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं टी के बदले क्या आ गया, सी। ये है तो एक अल्फाबेटिकल मिस्टेक, एक ही मिस्टेक दिख रही ना, एक न्यूक्लियोटाइड गलती से जगह बदला है। लेकिन इस छोटी सी गलती से क्या होता है बेटा, छोटी सी गलती से जो बीमारी होती है उसे हम क्या कहते हैं, इसी फर्क को हम कहते हैं नूई तबद्दुल। जिस वजह से कोई छोटा फर्क वाज़ेह हो जाता है, इसी फर्क को हम क्या कहते हैं, नूई तबद्दुल कहते हैं। ये चीज समझ में आई आपको, नूई तबद्दुल की तारीफ? तो बुनियादी तरतीब में क्या हो गई है, तब्दीली हो गई है, तो इस वजह से हम इसे कहेंगे नूई तबद्दुल। बेटा नूई तबद्दुल छोटा सा ही फर्क होता है, लेकिन उसकी वजह से जीनियाती नुक्स होता है। जैसे मिसाल के तौर पर सिक्कल सेल एनीमिया, आपने 9th में सिक्कल सेल एनीमिया पढ़ा है जीनियाती नकाइस में, कि सिक्कल सेल एनीमिया में क्या होता है बच्चों, जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन सिक्कल सेल यानी क्रांति चांद की शक्ल का तैयार होता है। ये आप, और ये जो बीमारी मुसलसल यानी नस्ल दर नस्ल क्या होगी, जारी रहेगी। तो ये जो जीनियाती बीमारी है, ये डार्विन के कुदरती इंतखाब के नजरिए को क्या करती है, कि हिमायत करती है। चलिए आज के लिए खुदा हाफिज, इंशाल्लाह बहुत जल्द दूसरे पार्ट 2 के साथ मैं आपके सामने हाजिर होंगी। अस्सलाम वालेकुम।